नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं विशाल कुमार शर्मा आपके साथ आज लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत चर्चा में है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक डिसीजन दिया है। ठीक है, जो डिसीजन बहुत दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, कर्नाटका में जो हिजाब की कंट्रोवर्सी थी, जो उस कंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वो जो वर्डिक्ट है, ठीक है, ये वर्डिक्ट जो है ये स्प्लिट है। ठीक है, यानी ये दो जजेस की बेंच थी, एक जज का कहना फॉर में है, एक जज का कहना अगेंस्ट में है। जी, तो सबसे पहले जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक कब पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता जब वो हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने और फिर ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से एक वर्डिक्ट आई निकलकर। तो दो जजेस की बेंच थी, दोनों जजेस की जो वर्डिक्ट है, एक ने कर्नाटका हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड किया और एक जो है उन्होंने कहा है, उनको साफ साफ क्वैश कर दिया है, कहा कि ये जो डिसीजन है वो सही नहीं है और यहाँ पे आप लोगों ने जो इसका लॉ का इंटरप्रिटेशन है वही गलत किया है। तो ये क्या है, ये कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी कैसे कैसे है, हम ईच एंड एवरीथिंग पूरी डिटेल में जानेंगे। कैसे ये शुरू हुआ, इससे रिलेटेड क्या क्या केस लॉज हुए, कैसे कैसे केसेस का इसमें इंटरप्रिटेशन दिया गया है, इसमें कौन कौन से केसेस का रेफरेंस है, हम सभी केसेस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये जो केस है इसका नाम क्या है? एशत सिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ठीक है, यहां पिटिशनर कौन है? ठीक है, पिटिशनर है एशत सिफा और किसके अगेंस्ट पिटिशन किया गया है? तो वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ जो है इन्होंने जजमेंट, बेसिकली इन्होंने वो जो जजमेंट था उसके खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन दायर किया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था जो कि 5 फरवरी को आया था, ठीक है, 2022 में, तो उस डिसीजन के आने के बाद से ही हुआ क्या कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहां पे हिजाब को बैन कर दिया गया था। ठीक है, वहां पे हिजाब को बैन कर दिया गया था, कहा था कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वहां पे आप हिजाब नहीं पहन सकते। तो इसके बाद से बहुत सारे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे जिनको लगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो यहां से मामला शुरू होता है, देखते हैं क्या हुआ। तो अभी जो दो जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने क्या डिसीजन दिया? इन्होंने जो डिसीजन है स्प्लिट दिया। स्प्लिट मतलब बंटा हुआ है, एक जज की राय अलग है, एक जज की राय अलग है। ठीक है, दो जज थे तो दोनों की राय अलग अलग है इसमें। ठीक है, राय कैसे अलग है, क्या क्या है? तो ये कंट्रोवर्सी के लगभग 8 महीने बाद ये पूरा जजमेंट आया है। ठीक है, और कंट्रोवर्सी क्या थी कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिजाब को प्रोहिबिट कर दिया था। ठीक है, कोई भी स्टेट की जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, ठीक है, इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे नेशन में कंट्रोवर्सी भड़क गई। ठीक है, पूरे के पूरे जो माइनॉरिटी ग्रुप थे उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। उन लोगों ने कहा कि उनके जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 है उसके ये डिसीजन बिल्कुल खिलाफ है और उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेशन हो रहा है। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपने आप में फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट्स हैं, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कारण ये कंट्रोवर्सी हुई। ठीक, आगे बढ़ते हुए फिर देखते हैं कि कर्नाटका का हिजाब कंट्रोवर्सी में और क्या क्या हुआ। स्कूल यूनिफॉर्म्स को लेके, ठीक है, जब बहुत सारे मुस्लिम कॉलेजेस ने क्या किया, जो भी हिजाब पहन के आ रहे थे बच्चे, उनको ना एडमिशन डिनाई कर दिया क्लास में, कहा कि नहीं हम आपको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे हिजाब पहन के। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे कोई भी सेक्युलर जगह पे आप अपना धार्मिक जो है उसको प्रोफेस नहीं कर सकते, उनका ये कहना था। तो इस कारण जो बच्चे जो मुस्लिम बच्चे थे वो लोग नाराज हो गए और उन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट, फिर जो भी हायर लर्निंग के मुस्लिम गर्ल्स इंस्टीट्यूट, जो भी आप कहिए कि जो मुस्लिम लड़कियां जो हायर एजुकेशन के लिए जाती थी कॉलेजेस, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। ठीक है, और जब उनको एडमिशन डिनाई कर दिया गया, ठीक है, तो उसके लिए फिर कर्नाटका हाईकोर्ट में इन लोगों ने जाके ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको चैलेंज किया। तो उसके बाद देखते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट दी। ठीक है, फिर तो कर्नाटका हाईकोर्ट का क्या जजमेंट था इसको ध्यान से देखेंगे। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी रेस्ट्रिक्शन था, जो भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया है मुस्लिम वुमेन के हिजाब ना पहनने को लेकर, उन्होंने कहा गवर्नमेंट का जो फैसला है वो सही है। ठीक है, उन्होंने इसके लिए 3 बेसिकली फाइंडिंग्स निकाली अपनी जजमेंट में। क्या था? सबसे पहला कि यूज ऑफ हिजाब जो है
वो इसेंशियल नहीं है इन द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। इस्लाम में कहीं भी आपका यूज ऑफ हिजाब को इसेंशियल नहीं माना गया है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन तब होता जब ये आपका ये इसेंशियल प्रैक्टिस होता, लेकिन ये इसेंशियल प्रैक्टिस तो आपका है नहीं। ठीक है, इस कारण हम इसको डिनाई कर सकते हैं, आपको ये अलाउड नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। इसके बाद फिर क्या उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सब्सटैंशियल राइट नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का या प्राइवेसी का क्लासरूम के अंदर। ठीक है, क्लासरूम के अंदर आपको अलाउ नहीं है और यहाँ पे राइट्स का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लासरूम्स वो होती हैं जो कि क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेस होती हैं, वहां पे आप इन सब चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्होंने साफ साफ कहा। ठीक है, और उन्होंने साफ कहा कि ये जो जनरल डेकोरम है, जनरल डिसिप्लिन है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए आपका जो ये बैन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया और उन्होंने क्या कहा कि जो ये बैन है, ठीक है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं आता। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक यूनिफॉर्म ड्रेस है, सब स्कूल में जाते हैं, सबका एक यूनिफॉर्म होता है, सबका एक कोड होता है, आपको भी वो फॉलो करना है। ठीक है, आपको वो फॉलो करना है जो भी स्टेट ने कहा है या स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है, और ऐसे लॉ में किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है, ना डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। ठीक है, और ये किसी भी तरीके से मुस्लिम स्टूडेंट्स के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट का जब ये कहना था तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट आया, उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या हुआ। फिर क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया था और इससे वो कम्युनिटी फिर से खुश नहीं हुई। उन्होंने साफ साफ कहा कि सर आपका जो ये जजमेंट है, दिस इज नॉट फेवरेबल टू अस बिकॉज वी थिंक स्टिल दैट it is an essential practice, it is our practice to profess our religion, this right is given to us by article 25 and you are not letting us profess our religion, so whenever आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो लोग यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद गए हैं, तो ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, और जब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको खुद ये राइट देता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी चीज जो था, जो भी ये इन्होंने जजमेंट पेश किया था कर्नाटका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जरूरी नहीं है कि वो सब चीज पर रिप्लाई देगा। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट्स रखे गए थे, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट खराब अगर लगता है, सही नहीं लगता, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, ऑर्डर को क्वैश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो राइट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट गया मामला। नेक्स्ट, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सवाल था लॉ और रिलीजन के बीच में। मुद्दा यहां आ रहा था कि लॉ को अपहेल्ड करे या रिलीजन को अपहेल्ड करे। तो देखिए क्या होता है, थ्योरी में इश्यूज जो भी यहां से आता है ना, ठीक है, तो उसका बहुत ही साधारण सा सोल्यूशन हो सकता है, साधारण सा रेजोल्यूशन हो सकता है। क्या कि आप जो भी डॉक्ट्रिन्स है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, उनको अप्लाई करेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब भी धर्म से जुड़ा मामला आता है कभी भी इंडिया में, तो ये साफ साफ देखा गया है कि वहां डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल प्रैक्टिस का जो ये है वो अप्लाई हो जाता है। तो क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल प्रैक्टिस अप्लाई हो जाता है, तो आप जानते हैं कि एक्चुअली है क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल प्रैक्टिस। मूविंग ऑन, क्या है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ईआरपी टेस्ट क्या होता है? ये एक डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि ऐसा ये डॉक्ट्रिन निकाल के देखा कि कोई भी ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करिए सबरीमाला केस, ठीक है, जो बेसिकली विमेन की एंट्री जो टेंपल में अलाउ नहीं हो रही थी, ये डॉक्ट्रिन वहां भी टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो ये काफी चर्चे में रहा था, तो ये डॉक्ट्रिन आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि वो भी एसेंशियल प्रैक्टिसेस जो कि बिल्कुल फंडामेंटल है उस रिलीजन के लिए, ठीक है, उन्होंने वो कहा कि वो बिल्कुल एसेंशियल और इंटीग्रल है रिलीजन के लिए। और ये डॉक्ट्रिन जो है ना, ये शिरूर मुट्ट केस जो था 1954 का, वहां से इवॉल्व होके आया था। ठीक है, इसमें साफ साफ समझने की बात यह है कि ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि धर्म के लिए बिल्कुल एसेंशियल हैं, जो उसको छीनने से लगता है कि धर्म को जो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वैसे कोई भी प्रैक्टिसेस को आप हार्म नहीं कर सकते। तो ये वो वाला बेसिकली डॉक्ट्रिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी जो डिबेट हुई थी, तो वहां पे जब B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या कहा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अम्बेडकर बेसिकली जो भी रिलीजन है ना और जो सेक्युलरिज्म है, उन दोनों में से बेसिकली दोनों को अलग अलग देखना चाह रहे थे। सेक्युलरिज्म अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह है। ठीक है,
उन्होंने कहा कि हमारा देश सेक्युलर है, हमें रिलीजन के ऊपर बेसिकली इन दोनों को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना सीखना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि स्टेट को बिल्कुल ये परमिशन होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी धर्म का अगर मामला होगा तो अगर जरूरी है स्टेट के लिए, अगर किसी भी गवर्नेंस के लिए जरूरी है तो स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है जहां पे अंबेडकर ने ये चीज को मेंशन किया था। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने भी अपने टाइम पे, इतने पढ़े लिखे आदमी ने भी कहा था कि अगर एसेंशियल है गवर्नेंस के लिए तो स्टेट इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन में, ठीक है। लेकिन ऐसे मामले जो बिल्कुल इंट्रिंसिकली रिलीजियस हैं, जो आप अगर लेते हैं उसमें अगर आप बेसिकली इंटरफेरेंस करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उस मामले में उन्होंने भी कहा था कि आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट शिरूर मुट केस जो कि आया था, देखते हैं इस केस में क्या वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी चीज को एक एसेंशियल प्रैक्टिस, ठीक है, मानने के लिए हमको क्या करना है कि कोर्ट को ना उस रेलेवेंट रिलीजन को कंसीडर करना होगा, ठीक है, और पता करना होगा, खुद से डिसीजन लेने की जगह उस धर्म का जो भी ये हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनमें क्या क्या एसेंशियल है, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही फिर आपको एक डिसीजन तक पहुंचना चाहिए। तो ये था शिरूर मुट केस, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर डायरेक्टली आप ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को एबिलिटी देंगे कि अगर डायरेक्टली वो इंटरफेयर कर सकते हैं ना, तो फिर क्या होगा, जो भी उनको लगेगा कि वैल्यूएबल है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप करेंगे बेसिकली इंटरफेयर तो वहां पे मामला भड़केगा, वहां पे दिक्कत होगी जनता को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली अगर आप इंटरफेरेंस का पावर बढ़ा देंगे ना, तो क्या होगा, ये जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं रिलीजियस कस्टम्स को, उनको आप क्या कर देंगे, बेसिकली इन्फ्रिंज कर देंगे, उनको उनसे छीन लेंगे, और इससे क्या होगा, मामला भड़केगा, ठीक है। और सबको आर्टिकल 25 उनके धर्म को बेसिकली प्रोफेस करने की आजादी देता है। ऐसे प्रैक्टिसेस जो उनके धर्म के लिए जरूरी हैं उनको साफ साफ कहा गया है कि आपको इन प्रैक्टिसेस को आप उनसे छीन नहीं सकते, ठीक है। तो इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म किया, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सबरीमाला वर्डिक्ट में क्या था, उन्होंने कहा कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट जो है ना वो बिना ऑल्टरनेटिव्स के नहीं है, ठीक है। इस ओपिनियन में केस ने जो कहा था बेसिकली, जो डीवाई चंद्रचूड़ ने, उन्होंने कहा कि एक एंटी एक्सक्लूजन का हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉक्ट्रिन होना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ जो जस्टिस है उन्होंने इस केस की सुनवाई की थी, ठीक है। ये केस क्या था कि विमेन एंट्री सबरीमाला टेंपल में जो अलाउ नहीं थी उसको लेके विमेन का आंदोलन चल रहा था, तो उसी बेसिस पे ये वर्डिक्ट आया था, ठीक है। तो उसमें फिर क्या कहा कि एंटी इंक्लूजन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या कहता है कि कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस जो किसी एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड करती है किसी मैनर में, या उसको इंपेयर करती है, उसको बेसिकली, या आप ये कहिए कि उसको रोकती है किसी काम को करने से, ठीक है, या उनके एक्सेस, बेसिक गुड्स के एक्सेस को हैम्पर करती है ना, तो वो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमैनिटी को उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस देना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा। आप उनको ये नहीं राइट दे सकते कि अगर उनके धार्मिक में ये चीज नहीं है और किसी का ह्यूमन राइट्स एक तरह से हनन हो रहा है, जो बेसिक राइट से हनन हो रहा है, तो आप उसको अलाउ नहीं कर सकते। तो ये आया था वर्डिक्ट किसमें, सबरीमाला केस में। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे अब इस केस का देखते हैं। वर्डिक्ट में दो जज थे, एक थे जज हेमंत गुप्ता। तो पहले देखते हैं कि जज हेमंत गुप्ता ने क्या कहा इसमें। जज हेमंत गुप्ता ने जो 26 अपील आई थी कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन के, इसमें उन्होंने उन सभी अपील को क्वैश कर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है, आप लोगों ने ये जो किया है ये आपका सही नहीं है, हमने बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया है। तो हेमंत गुप्ता ने कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया, ठीक है। उन्होंने कहा हिजाब कंट्रोवर्सी पे जो हिजाब बैन था, उनके 5 की कोट्स हैं, उनको हम अभी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो हर सिटीजन को एप्लीकेबल है, ठीक है। तब अगर आप एक कम्युनिटी को अलाउ करते हैं, उनके जो भी धार्मिक सिंबल्स को है, जो भी रिलीजियस सिंबल हैं, अगर आप उसको पहनने को अलाउ करते हैं तो वो दूसरा को एंटीथेसिस होगा, ठीक है। दूसरे के सेक्युलरिज्म को आप हार्म कर रहे हैं, दूसरे के साथ तो ये सेक्युलरिज्म नहीं है, आप एक को अलाउ कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो, ठीक है। Thus the government order cannot be said to be against the ethic of secularism। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर है तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं माना जा सकता, ठीक है।
और जो कर्नाटका एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके भी हम खिलाफ नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा बेसिकली क्या कहा यहाँ पे कि जो भी स्कूल्स जिसको स्टेट के द्वारा रन किया जाता है वो सभी के लिए एडमिशन के लिए ओपन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, या रेस या कास्ट या लैंग्वेज या किसी भी टाइप का, इनमें से कोई भी। इवन द एक्ट मैंडेट्स दैट द स्टूडेंट्स वुड बी एडमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन सच ग्राउंड्स, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन ग्राउंड्स पे आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली नहीं कर सकते हो, सबको एंट्री अलाउ है, ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा। मूविंग ऑन, फिर क्या होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी उन्होंने कहा तीसरे पॉइंट में कि स्टूडेंट्स को भी ये जरूरी है कि वो स्कूल का डिसिप्लिन फॉलो करें, ठीक है, और खास करके यूनिफॉर्म के मैटर में, क्योंकि यूनिफॉर्म आपको इसीलिए दिया जाता है कि स्कूल में ये भेदभाव ना हो, सब कोई एक तरह का हो, ठीक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि स्कूल में किसी भी यूनिफॉर्म का वायलेशन का अलाउ नहीं है, अगर कोई रूल्स है तो आपको यूनिफॉर्म को पहनना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो है फ्रेटर्निटी का, यानी भाईचारा का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, ठीक है, भाईचारा का जो गोल है वो हार जाएगा अगर स्टूडेंट को हम ये बेसिकली अलाउ कर दें कि वो किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल अपने साथ क्लासरूम में लेकर आ जाए। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि जो यूनिफॉर्म को लेके ये कंट्रोवर्सी चल रही है ये गलत है, और स्टूडेंट को यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म तरीके से सबको, अगर सारा स्टूडेंट एक जैसा दिखता है तो आप उसमें अलग नहीं दिख सकते जस्ट बिकॉज यू आर प्रोफेसिंग योर रिलीजन। तो उन्होंने साफ साफ इसको कह दिया। नाउ मूविंग ऑन, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो रिलीजियस बिलीफ है वो आप एक सेकुलर जगह पे आप उसको कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते, आप अपना फेथ कैरी कर सकते हैं, आप हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्कूल में या कॉलेज में अगर कोई यूनिफॉर्म दिया गया है आपको तो सबको वो फॉलो करना होगा, आप कोई भी रिलीजियस सिंबल को यहाँ पे प्रोफेस नहीं कर सकते, और ये आपके आर्टिकल 25 का हनन नहीं है, ठीक है। कोई भी हिजाब हुआ या कोई अदर मार्क या कोई तिलक भी है जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन पता चलता है कि आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको वो अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट के अपने जुरिस्डिक्शन में उसको ये अलाउ है कि वो कोई भी रिलीजियस सिंबल्स को कैरी करने को मना कर सकता है स्कूल में, जो भी स्टेट से फंड से चलती हैं, ठीक है। तो ये साफ साफ उन्होंने कहा। नेक्स्ट, इस पे जो दूसरे जज थे, ठीक है, जो दूसरे जज थे उस ऑनरेबल जस्टिस ने साफ साफ कहा, उन्होंने कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उन्होंने इस केस का इंटरप्रिटेशन गलत किया है। यहाँ आर्टिकल 25 से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ही नहीं है, आर्टिकल 19(1) से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बिजॉय इमैनुअल केस में जो जजमेंट आया था उन्होंने उसी का रेफरेंस देते हुए कहा कि इस केस का भी वैसे ही आप लोगों को ये करना चाहिए, और उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वैश करने के लिए कहा, ठीक है। देखते हैं एग्जैक्ट उन्होंने क्या क्या कहा है। जस्टिस सुधांशु धूलिया, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर दिया और साफ साफ कहा है कि जो भी डिस्प्यूट है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट करने की आपने कोशिश की है वो जरूरी ही नहीं थी। हाई कोर्ट ने गलत पाथ ले लिया, गलत रास्ता ले लिया, ठीक है। ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस है और आर्टिकल 19(1)(a) का है, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, उन्होंने साफ साफ कहा, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस धूलिया ने यह भी कहा कि जो फोरमोस्ट क्वेश्चन है हम लोगों के दिमाग में यह आना चाहिए कि आर वी मेकिंग हर लाइफ एनी बेटर, हम ये हिजाब बैन करके क्या उनका लाइफ एक बेहतर बना रहे हैं? तो ये आपको खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा दैट वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में यही प्रश्न चल रहा है और इसीलिए मैंने जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था 5 फरवरी को उसको मैंने क्वैश कर दिया है और रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो बिजॉय इमैनुअल केस में आया था इसको कवर अप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, the thing which was the uppermost in mind was the education of the girl child। उन्होंने बेसिकली गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को लेके अपना यहाँ पे चिंता बताया कि क्या हम उसका लाइफ तो आसान बना नहीं रहे। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो सेमी रूरल या रूरल एरिया से आती हैं, ठीक है। उनको आने के बाद फिर घर जाके डेली चोर्स करना पड़ता है, यानी कि डेली घर का काम करना पड़ता है घर जाने के बाद, ठीक है। उनके पास और भी अदर डिफिकल्टीज हैं। अगर लड़की पढ़ रही है तो वो हिजाब पहन के आ रही है, यूनिफॉर्म पहन के आ रही है, क्या मतलब है? कम से कम आ रही है उसको पढ़ने दो, ठीक है। उन्होंने ये कहा तो उसका लाइफ तो हम बेटर बना नहीं रहे। दैट वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, जस्टिस धूलिया ने ये भी कहा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट,
अब जस्टिस धूलिया ने यहाँ जो बिजॉय इमैनुअल केस की बात की है ना, जो रेफरेंस दिया है, ये एक्चुअली केस है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उस समय ना 3 चाइल्ड अपेलेंट्स थे, बिजॉय, बेनुमोल और बिंदु इमैनुअल। यहाँ पे क्या हुआ कि स्कूल के प्रेयर जो होता था, तो उस समय ये लोग हाथ जोड़कर खड़े जरूर होते थे, लेकिन ये प्रेयर नहीं करते थे, नहीं, ये राष्ट्रगान नहीं गाते थे। जब भी नेशनल एंथम होता था, ये साइलेंट रहते थे, ठीक है। तो इसको लेके जो जेंटलमैन थे, उन्होंने लगा कि ये देशभक्ति के खिलाफ है, ये बेसिकली देशद्रोह है। तो इन तीनों को स्कूल से निकाल दिया गया। तो इसके खिलाफ जब उन्होंने बेसिकली अपना केस फाइल किया, तो वहां पे जो जजमेंट आया, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, आर्टिकल 19(1) आपको राइट टू साइलेंस का भी राइट देता है। अगर वो उस वक्त खड़ा होके नेशनल एंथम में भले गा नहीं रहा है, लेकिन खड़ा तो है, और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, आर्टिकल 51A से, वो आपको क्या कहता है कि हाँ, आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो रेस्पेक्ट तो कर रहा है, किसी भी तरह से अब वो गाय ना गाय, राइट टू साइलेंस का उसका राइट है, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से आपका जो है देशद्रोह का मामला नहीं है, और ये अलाउड नहीं है। आप जो तीनों की जो ये थी, आप उनको वापस करिए। तो यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तीनों बच्चे जिहोवा विटनेसेस के ग्रुप से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो नेशनल एंथम जब भी बजता था तो वो नहीं गाते थे, यही चीज है, ठीक। कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ लॉ which obliges anyone to sing the national anthem, nor do we think that is a disrespectful to the national anthem if a person who stands up respectfully when the national anthem is sung, ठीक है, does not join the singing. It is true, आर्टिकल 51A का ए जो है, ठीक है, ये सब क्लॉज, और उसमें ये नंबर 1 कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि सबका ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, और कॉन्स्टिट्यूशन को, इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट करना है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। लेकिन अगर आप खड़े होकर नहीं गा रहे हो तो ये किस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आर्टिकल 19(1) आपको साइलेंस का अधिकार देता है। अगर आप खड़े हैं तो आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप गा नहीं रहे हैं तो इससे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इनको स्कूल से बेसिकली बर्खास्त कर दिया गया था, तो उसके खिलाफ कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, इन तीनों को वापस लेना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था इसमें टॉलरेंस को लेके। कोर्ट से सेटिस्फाई था कि ये जो एक्सपल्सन होगा तीनों बच्चों का स्कूल से, ये उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का, और फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, ठीक है। तो उनका आर्टिकल 25(1) का भी वायलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। नेक्स्ट, तो इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी अपेलेंट्स है, उसका जो राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)A और 25(1) उसको इन्फ्रिंज हुआ है, और उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन का जरूरत है, ठीक है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिजॉय इमैनुअल केस में साफ साफ ये कह दिया था कि जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज का अपने तरीके से लोग जो हैं किसी चीज को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। जो चीज आपको देशद्रोह लग रहा है, एक्चुअली वो देशद्रोह नहीं है। यहाँ चीज क्या है, उसको राइट टू साइलेंस है, वो अपना साइलेंट हो के भी अपना एक तरह से क्या है, रेस्पेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। और इसी कारण इन तीनों बच्चों को स्कूल में एंट्री उन्होंने अलाउ कर दी। अब वापस आते हैं ये कर्नाटका हिजाब बैन पे, क्योंकि डिसीजन स्प्लिट है, देश भर में पूरा ये विवाद चल रहा है, ये मुद्दा पूरे चर्चा में बना हुआ है, हर जगह हर तरह से लोग कमेंट्री कर रहे हैं इस पे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कोई भी कमेंट है, हमें क्या देखना है कि आगे इसमें क्या होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो ये डिसीजन आई है, स्प्लिट डिसीजन, इसके बाद ये कहां कहां जाएगा, तो अभी देखते हैं कि हिजाब बैन जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने लगाया, अब इसका क्या, क्योंकि जो है स्प्लिट जजमेंट है, ठीक है, दोनों का जजमेंट एक नहीं है, तो अब ये बैन इंस्टिल्ड रहेगा, ये बैन अभी उठेगा नहीं, ठीक है। और अभी जो गवर्नमेंट का डिसीजन, कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, उसको अपहेल्ड रहेगा, उसको क्वैश नहीं किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब जो चीफ जस्टिस हैं, जो मास्टर है रोस्टर के, वो कम से कम एक 3 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाएंगे जो इस पे अपना डिसीजन देंगे, ठीक है। तो इसके आगे अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है, हम उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। अब जो ये कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी का केस है, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे केसेस, इससे जो भी जुड़े हुए हैं, इससे हर एक चीज से अवगत करा दिया है। आने वाले क्लासेस में अगर कोई भी इस पे अपडेट आता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।